और आपको पैटर्न भी थोड़ा कुछ पता चल गया होगा। यानी कि अब आप इसको अगर करोगे तो पहले से अच्छा परफॉर्म करोगे, ऐसा मैं सोचता हूँ, है ना। तो आपके पास कंटेंट भी है जिसमें मैंने कुछ शेयर किया आप लोगों के साथ गूगल क्लासरूम में, और इसके अलावा स्टेलाइजेशन का आपको प्रेस कोड से मैंने बताया था। वही चीज़ों में से टेस्ट बना पेपर बनाऊंगा मैं, जिससे मैंने पहले बनाया था, और आपको करना है, ठीक है। तो कुछ लोगों का, एक दो लोगों का मेरे पास मैसेज आया कि उनका सबमिट नहीं हुआ। तो आपको जो भी मैं टाइम देता हूँ उसके 5 मिनट और एक्स्ट्रा मैं रख के चलता हूँ नेटवर्क इश्यूज और ये सब के लिए, ताकि आप लोगों का सबमिट हो जाए, ठीक है ना। तो अगर नहीं हो पाता है तो इसका मतलब ये है कि आपने उसको बाद में, वो टाइम जो भी टाइम दिया गया था उसके बाद में ही आपने उसको सबमिट किया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखिएगा कि आप पहले ही आप ये मत सोचिए कि 2:05 पर ख़त्म होगा, आप उसको 2 बजे ही आप उसको सबमिट कर दीजिए। मतलब आप 1-2 मिनट पहले ही एक्स्ट्रा लेकर उसको सबमिट कर दीजिए, ताकि आपका पेपर सबमिट हो जाए, ठीक है। तो टेक्निकल एरर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपका विद इन टाइम आप सबमिट करोगे और वो आपका सबमिट होकर वो आपको मैसेज फ्लैश करेगा कि योर रेस्पॉन्स इज नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है ना। तो ऐसा इसमें कोई टेक्निकल एरर नहीं आएगा, वो तभी आएगा जब आप उसको टाइम ओवर होने के बाद आप सबमिट करोगे, ठीक है। ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा नेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत हैवी फाइल अपलोड करना है और उसके लिए आपका नेटवर्क इशू हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। बहुत ही मामूली से नेटवर्क पे भी ये काम हो जाता है, ठीक है। लेकिन हो सकता है ज़रूर कि आपने टाइमिंग का थोड़ा बहुत केयर नहीं किया होगा, इस वजह से आपका सबमिट नहीं हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आप याद रखिएगा कि आपको टाइमली सबमिट करना है एक बार, और आपको जो भी टाइम दिया गया है उसमें पेपर को ठीक से पढ़कर और सही तरीके से ऑप्ट करना है, ठीक है। बाकी कुछ लोगों के तो बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं और कुछ के हैं जिनके कम मार्क्स हैं, तो वो उनके नेक्स्ट वो अच्छा करिए, उनके मैं वही कंसिडर करूँगा, ठीक है। हेलो। सर हाईएस्ट मार्क्स कितने गए हैं? हाईएस्ट 8 गए हैं हाईएस्ट, ठीक है। तो 8 अच्छे मार्क्स हैं, आउट ऑफ 10 8 मीन्स 80%। तो 80% इज़ वेरी गुड मार्क्स। 3 लोगों के 8 हैं, और 7 नहीं, तीन तीन लोगों के 8 8 हैं, और 8 लोगों के 7 हैं। मैक्सिमम लोगों के 6 मार्क्स, ठीक है। मैं सबसे ज़्यादा 6 आए हैं बच्चों के मार्क्स, तो 6 खराब तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन अच्छे भी नहीं है, ठीक है ना। आपके 70 to 80% के बीच में मार्क्स होने चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। जब ओ बी है, खासकर ओ बी के टाइम में, तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट, अब हो सकता है आपको कुछ पैटर्न समझ में ना आया हो, पहले में वो ऐसा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन नेक्स्ट आपका एक तो यूनिट भी छोटी है, इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ है भी नहीं, और दूसरा कि आपको पैटर्न भी पता चल गया है, तो आप अच्छे से परफॉर्म करिए, ठीक है। चलिए, खैर, आज हम ये थर्ड यूनिट स्टार्ट करते हैं आपकी। एक क्वेश्चन गलत भी था, गलत नहीं था, किसी ने मुझे एक रेफरेंस भेजा, तो मैंने जितने मैंने जितना पढ़ा था, जिसमें थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है, तो उसको मैं जिस 2 ऑप्शन उसमें, तो जिन्होंने दोनों में से कोई भी एक ऑप्ट किया होगा, मैं उसको एक नंबर एडिशनल दूँगा, ठीक है ना। तो जो भी मार्क्स आपके पास आए हैं, हो सकता है उसमें से 1 मार्क्स आपका एक्स्ट्रा हो जाए अगर आपने वो ऑप्शन सेलेक्ट किया है, ठीक है ना। तो एक एक क्वेश्चन था जार वाला, जिसमें एनारोबिक जार के अंदर आपको कैटलिस्ट रखते हैं, वो कौन सा रखते हैं, ठीक है। तो उसमें पैलेडियम और प्लेटिनम दोनों रख सकते हैं। तो मैंने पैलेडियम ही पढ़ा था जहाँ पे भी पढ़ा था, लेकिन किसी बच्चे ने मुझे रेफरेंस भेजा, उसमें प्लेटिनियम भी था, ठीक है ना। तो अगर दोनों में से किसी ने भी कोई भी ऑप्ट किया होगा प्लेटिनियम और पैलेडियम, उसको मैं 1 नंबर
एडिशनल दूंगा, ठीक है ना। तो मैं चेक कर लूँगा किसने दिया है, किसने लगाया है, ऑफ किया है, किसने नहीं लगाया, ठीक है। तो ये भी था एक चीज़। तो स्लाइड दिखाई दे रहा है आप लोगों को, स्लाइड इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। तो हम माइक्रोस्कोपी के बारे में वी डिस्कस अबाउट माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रोस्कोपी के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, और क्या इसका बेसिक्स क्या होते हैं माइक्रोस्कोपी के, और इसके कुछ यहाँ पर कुछ इस टाइप्स दिए हुए हैं माइक्रोस्कोप्स के। तो वो टाइप्स हम डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल ऑफ दिस डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ पूछना चाहूँगा आप लोगों से, जैसे कि एक एक पेड़ है, बहुत दूर एक पेड़ है, ठीक है। क्या आप उस पेड़ को 1 किलोमीटर दूर से आपको नज़र आ सकता है? अगर आप किसी एक प्लेन एरिया पर अगर आप रह रहे हो, तो अराउंड 1 किलोमीटर और मोर देन 1 किलोमीटर यू कैन सी ए ट्री, ठीक है ना। आपको एक पेड़ दिखाई दे सकता है, ठीक है। बट कैन यू डिफ्रेंशिएट एट व्हाट टाइप ऑफ ट्रीज दिस मीन्स, उसका आप नाम पता लगा सकते हो कि वो पेड़ किस चीज़ का पेड़ है। वो आइदर इट इज़ ए मैंगो ट्री और इट इज़ ए नीम ट्री। क्या आप उसको पहचान सकते हो? नो सर। नो सर। अच्छा, और उस पर कोई एक बर्ड बैठा हुआ है, मान लीजिए आप थोड़ा सा क्लोज आ गए हैं, ठीक है ना। तो क्लोज आने के बाद में आई थिंक यू कैन डिफ्रेंशिएट इट। मतलब अगर आप 100-200 मीटर या 400 मीटर से अगर आप दूर से देखते हैं, या 200 मीटर दूर से अगर आप देखते हैं, तो कैन यू डिफ्रेंशिएट इट? आई थिंक आप कर सकते हो, अगर आपको यस पहले सर, से पता। उसका पता है कि आम का पेड़ किस तरीके का होता है या नीम का पेड़ किस तरीके का होता है। On the basis of their leaves or structure, you can differentiate that the trees of mango, either mango or of neem, है ना। आप उसको पता लगा सकते हो। अब उस पर कोई एक बर्ड बैठा हुआ है, तो क्या आप उसको देख सकते, उसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो? आपको लग रहा है कि उसमें कुछ बर्ड है, उसमें कोई बैठा हुआ है पक्षी, तो क्या आप उसको देख के पता लगा सकते हो कि वो कौन सा है? अराउंड 300 या 400 मीटर की दूरी से, या फिर यस सर, ऑन द बेसिस ऑफ कलर डिफरेंस सर, अगर कलर डिफरेंस होगा तो हम पता कर। अ, कैसे? जैसे सर, अगर कोई कबूतर है व्हाइट कलर का तो हम्म, भी हम उसे देख के पता हो जाएगा। या फिर हम्म, कोई कौवा है ब्लैक कलर का या ग्रीन कलर का हम्म, प्लांट है हमारा, तो ब्लैक हम्म, कलर हम देख सकते हैं सर। हम्म, मान लीजिए वो ब्राउन कलर का कोई बर्ड नज़र आपको आ रहा है, ठीक है ना। तो यस। ब्राउन कलर में जैसे मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर बरकच्चा कैंपस में एक खास बात आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अराउंड, मुझे लग रहा है कि अराउंड 30 to 40 स्पीसीज तो मैंने बर्ड्स की देखी है। यहाँ पर हमिंग बर्ड्स भी है, और वो जो किंग फिशर भी है यहाँ पर, है ना। तो बहुत सारी चिड़ियाँ यहाँ पर हैं अलग अलग टाइप की। मैंने आप ब्लैक कलर में हम वो सोचते हैं कि कौवा होगा और मैना होगी, लेकिन यहाँ पर ब्लैक कलर की आपको बहुत सारी चिड़िया नज़र आएंगी, है ना। तो एनीवे, ब्राउन कलर एक ऐसा कलर है जिसमें आपको बहुत तरीके की चिड़िया होती है, खासकर इस ऐसे मैदानी क्षेत्रों में। तो क्या आप उसको देख के पता लगा सकते हैं कि ये जो ब्राउन कलर की है वो गौरैया है या फिर कोई दूसरे टाइप की बर्ड है? नो सर। है ना। या जैसे मान लीजिए, अगर हम कौवे की बात करें, तो ये क्राउ है या फिर ये मैना है, ये भी हमें शायद नहीं पता चल पाएगा, ठीक है। यस। लेकिन जैसे जैसे हम चल जाएगा, मॉर्फोलॉजी दिखाई देगी, वी कैन future of peak, or we can see the size of the bird। हमें बर्ड का एक्चुअल साइज भी पता चलेगा, हमें उसकी पीक पता चलेगी किस तरीके की है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम और क्लोज आएंगे तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। और भी अगर हम और भी ज़्यादा क्लोज आएंगे, तो हम और अच्छी तरीके से चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यानी कि जो उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं हम उनको भी पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, आप दूर से देखते हो किसी इंसान को, तो मान लीजिए आपने 200 मीटर्स पर आपने कोई इंसान अगर आपने देखा, तो आपको दिखाई देगा कि हाँ कोई आदमी है, ठीक है। या
औरत है मान लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ द अटायर्स आप बता सकते हो कि ये आदमी है औरत है, लेकिन उसके जो फीचर्स हैं, जो उसके कैरेक्टर्स हैं, वो आपको तभी पता चलेंगे जब आप उसकी क्लोज एनफ चले जाओगे, है ना, तभी पता चलेगा ना इसके बाल किस कलर के हैं प्रॉपरली, या फिर इसकी आँख कैसी है, नाक कैसी है, ठीक है ना, बॉडी स्ट्रक्चर किस तरीके का है, तो वो जब पता चलेगा जब आप उसके एकदम नज़दीक आ जाओगे, ठीक है। यस सर। तो ये तो एक जनरल ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। इस तो यहाँ से हमें एक चीज़ ये पता चलती है कि जैसे चीज़ों को हम पास लाते हैं, एज वी एज क्लोज टू द ऑब्जेक्ट्स टू अवर आइज, वी कैन डिफरेंशिएट और वी कैन करेक्टराइज दैम, ठीक है ना। हम उनको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं कि चीज़ क्या है, कैरेक्टराइज भी कर सकते हैं हम उनको कि इसके कैरेक्टर्स किस तरीके के हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं कि नहीं, जैसे जैसे हम पास पास लेकर आते हैं। यस सर। अब मान लीजिए कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, अच्छा एक चीज़ और भी है, ये जनरल मैं एक चीज़ बात बता रहा हूँ आपको कि जब कोई चीज़ दूर होती है, एक तो हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, तो हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि वो चीज़ है क्या, और दूसरा ये भी है कि वो हमें जैसे जैसे हम पास आते हैं तो वो हमें उसके एक्चुअल साइज़ में वो दिखाई देती है ना। अभी हम जैसे दूर से देखते हैं कोई चीज़, तो हम उसको कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि इसका साइज़ क्या होगा। जैसे जैसे पास आते रहते हैं तो ऐसे हम उसका एक्चुअल साइज़ इन दैट सेंस कि हम उसको मेज़र कर सकते हैं, ठीक है ना, मेज़र करके फिर हम आइडिया लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करते हैं, विच आर वेरी स्मॉल इन देयर साइज, और है ना, वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, और उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्यों कहते हैं, इसीलिए कहते हैं बिकॉज वी कैन नॉट सी दीज ऑर्गेनिजम्स विदाउट द हेल्प ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और एनी लेंस, ठीक है ना, इसलिए हम उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। तो क्या ऐसे पॉसिबिलिटीज़ है कि जैसे हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे थे, जब कोई एक पेड़ पे कोई चिड़िया बैठी थी जो बहुत दूर थी और हम उसको पास ले आए या हम उसके पास चले गए, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि वी जस्ट रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन आवर आइज एंड द ऑब्जेक्ट और द बर्ड, ठीक है ना। तो हम उसको जैसे जैसे रिड्यूस कर रहे थे हम उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, तो क्या हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी विच आर वेरी स्मॉल इन साइज, क्या हम उसको भी ऐसा कर सकते हैं क्या? सर किसी ऑब्जेक्ट के में हेल्प से कर सकते हैं सर। कैसे, क्या बोल रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट के? सर किसी के ऑब्जेक्ट की हेल्प से। नहीं, वो तो हम कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की हेल्प से तो हम कर ही सकते हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि विदाउट विदाउट एनी हेल्प क्या हम कर सकते हैं क्या, और अगर नहीं करते हैं तो क्यों नहीं कर पाते हैं? पहले मेरा सर समझ में आ रहा है आपको मैं क्या, मतलब मेरा सवाल क्या है, मेरा सवाल ये है, जैसे जैसे कि कोई चीज़ है, जैसे आप कोई चीज़ पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो कोई एक बुक है जो आपसे काफ़ी दूरी पर रखी हुई है, ठीक है, या कोई एक रिटेन मटेरियल कोई लिखा हुआ है जो काफ़ी दूरी पे आपके लिखा हुआ है, रखा हुआ है, तो आप उसको पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है ना। फिर जैसे जैसे आप उसको पास लाते हो या आप उसके पास जाते हो, ठीक है ना, तो आप वो जो लिखा हुआ है आप उसको पढ़ सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पर जो हमारे आँख की जो कैपेसिटी थी, वो जो चीज़ है वो हमारी आँख की कैपेसिटी के अंदर आया है, जिसकी वजह से वी कैन डिफरेंशिएट इट और वी कैन रीड इट, है ना। तो वैसे ही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर जैसे बुक है मान लीजिए, तो बुक को हम कहाँ पर लेकर आए, अपनी अपने आँख से लगभग 1 फीट की दूरी पर रख के हम पढ़ते हैं, तो बुक्स वगैरह तो हम पढ़ते हैं 1 फीट या 1.5 फीट करके अगर हम पढ़ रहे हैं, तो भी हम एक 1.5 फीट के आसपास हम रख के पढ़ते हैं, तो इस पर हम इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसमें इससे ज़्यादा दूर हमें चीज़ दूर रहती, तो हम उसको पास ले आए तो हम सारे जो लेटर्स हैं उनको हम, या जो वर्ड्स हैं उनको हम रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं और हम उनको पढ़ भी पा रहे हैं। तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जब हम बात कर रहे हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी अगर हम आँखों के पास लाएँ या और ज़्यादा पास ले आएँ, जैसे अभी हमने बताया कि 1.5 फीट की डिस्टेंस पे हमारी चीज़ रखी है, बुक रखी है, तो अगर हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बिल्कुल पास ले आएँ आँख आँख के, तो क्या हम उसको देख पाएँगे?
या हम उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे? नहीं सर, क्योंकि नेक्ड आई से सर हम लोग मैकेनिज्म को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। नेकेड आई से हम नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये तो एक बात का कंसेप्ट है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट सीन बाय आवर नेकेड आई, ठीक है ना, ये एक एक अलग फैक्ट है। लेकिन यहाँ पर जो मैं जो यहाँ पर पूछना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी जो आँख है, उस आँख की भी लिमिटेशंस है, ठीक है ना। समझ रहे ना, हमारी आँख की भी लिमिटेशंस है। ऐसा नहीं है कि किसी, जैसे मैंने एग्जांपल लेकर आपको समझाने की कोशिश करी कि हम दूर की चीज़ों को जैसे जैसे हम पास जाते हैं तो हम उनको रिकग्नाइज कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये लिमिटलेस है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को आंखों के बिल्कुल पास लाएं तो आप देख पाएं। तो आँख का भी क्या है, आँख की भी एक लिमिटेशन है। तो वी कैन नॉट सी एनीथिंग और आवर आइज कैन नॉट फोकस टू एनी ऑब्जेक्ट which is close which is close around 10 to 10 centimeter, or I think 10, sorry, not 10 centimeter, 10 inches, ठीक है ना, 10 inches या अराउंड 10 इंचेस, ठीक है ना। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका आंखों के 10 इंच या उससे उसी के आसपास प्लस माइनस 1-2 हो सकता है, रखा जाता है, तो हमारी आँख उसको देख नहीं पाती, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप चीज़ों को पास, आँखों के पास लेते चले जाइए तो वो आपको क्लियर होता चला जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आँख की भी लिमिटेशन है। अगर आप 10 इंच के आसपास से और 10 सेंट सॉरी 10, हाँ यस, 10 इंच से अगर आप और चीज़ और पास लेकर आते हो किसी ऑब्जेक्ट को अपने आँख के, तो आप उसको फोकस नहीं कर पाओगे, आप उसको देख नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ भी यही है कि अगर आपके पास मान लीजिए कोई स्लाइड है और आप उसको देखना चाहते हो, आप सोच रहे हो कि इसको आँख के पास ले आए और इसको देख लें हम, तो आपकी आँख उसको 10 इंच के बाद तो कुछ भी फोकस नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। जो भी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट भी अगर रहेगा कोई उसके ऊपर मान लीजिए स्लाइड पर कुछ लिखा हुआ है, तो आप उसको भी नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर अब काम होता है लेंसेज का, ठीक है ना। तो लेंसेज बेसिकली क्या काम करते हैं, व्हेन यू पुट ए लेंस बिटवीन योर आईज एंड दिस ऑब्जेक्ट, तो ये जो लिमिटेशन है आपकी, ये लिमिटेशन वहाँ पर आपके कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना। तो वो जो फोकस हमारी आँख जिस पर फोकस नहीं कर पा रही थी, अभी हमारी आँख उस पर फोकस कर पा रही है, ठीक है ना, जिसकी वजह से हम उन चीज़ों को भी देख पाते हैं, ठीक है ना। तो, तो यहाँ पर जब हम माइक्रोस्कोपी जब हम पढ़ेंगे तो हमारा दो चीज़ों के ऊपर फोकस रहेगा। द वन इज मैग्निफिकेशन एंड द सेकेंड वन इज द रिजोल्यूशन, ठीक है ना। यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, मैग्निफिकेशन और रिजोल्यूशन। कभी कभी इंटरचेंजेबल भी होती हैं, या कई बार हम उनको इन जनरल एक दूसरे के अलग अलग भी मतलब इंटरचेंजेबल भी हम यूज़ कर लेते हैं। मतलब रिजोल्यूशन को कई बार हम मैग्निफिकेशन, या फिर मैग्निफिकेशन को कई बार हम रिजोल्यूशन बोल देते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों पर हमारा फोकस रहेगा, ठीक है ना। तो लेंसेज बेसिकली क्या होते हैं, लेंसेज जो हमारी आँख की जो लिमिटेशंस है, उस लिमिटेशंस को क्या करते हैं, ओवरकम करते हैं, जिसकी वजह से वी कैन सी द ऑब्जेक्ट विच वी कैन नॉट सी बाई नेकेड आई, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया हो गया, या फिर जो भी आपके जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सारे के सारे इंक्लूडिंग जो आपकी हिस्टोपैथोलॉजी होती है, हिस्टोलॉजी जो होती है, जिसमें हम स्लाइड्स बनाते हैं आपके टिश्यूज़ की, उनको हम देखते हैं, या फिर हम RBC WBC ये सब काउंट करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से आराम से कर सकते हैं, क्योंकि जो लिमिटेशंस थी वो हमारी विद द हेल्प ऑफ लेंसेज वो हमारी यहाँ पर ओवरकम होती है, ठीक है। तो एक चीज़ तो यह, दूसरा ये है कि यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं स्लाइड में, हेलो, माय ऑडिबल? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आपको ब्रेक तो नहीं हो रही, आवाज़ कट कट तो नहीं रही है? नहीं सर। अच्छा, एकदम क्लियर है सर। ठीक है, तो इसलिए भी क्लियर है क्योंकि बच्चे नहीं हैं आजकल यहाँ, घर पर हैं कुछ। दो हॉस्टल के बच्चों को रेस्टिकेट कर दिया, आप लोगों को पता ही होगा। और दो हॉस्टल मतलब अराउंड अराउंड 400 स्टूडेंट्स। और बाकी होली की छुट्टियां हैं तो अभी बच्चे वापस नहीं आए,
तो इसलिए नेटवर्क का थोड़ा सा ठीक चल रहा है अभी फिलहाल। तो खैर, व्हाट इज दिस इन दिस स्लाइड? प्रिज्म। प्रिज्म। तो ये एक प्रिज्म है, ठीक है ना। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें देखना होगा, या जो हमें समझना होगा, विच इज़ नॉन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन माइक्रोस्कोप, ठीक है। एक होता है रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन। तो कोई मुझे बताइए, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन एंड व्हाट इज द रिफ्लेक्शन? सर रिफ्लेक्शन इज बेंडिंग ऑफ। सर रिफ्लेक्शन होता है कि जो लाइट होती है वो बाउंस बैक हो जाती है, जबकि रिफ्रैक्शन जो होता है वो बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। Refraction is the bending of light, right? यस सर। And reflection is the backing of light. यस सर। Okay. तो और कोई कुछ बताना चाहेगा? सर रिफ्रैक्शन में मीडियम चेंज हो जाता है। रिफ्रैक्शन में मीडियम चेंज हो जाता है, ठीक है। तो सही बता रहे हैं, ये जो इन्होंने बताया है बिल्कुल सही बताया है। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रिफ्रैक्शन और दूसरा होता है आपका रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं, मतलब जो लाइट है, जैसे फॉर एग्जांपल हम जो चीज़ों को देख पाते हैं, स्पेशली जो हमारा कलर डिफरेंशिएशन होता है चीज़ों को देखने का, वो किसकी वजह से होता है? सर लाइट। लाइट होता है, ठीक है, बट व्हाट फिनोमेना? सर रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन प्लस एब्जॉर्प्शन, ठीक है यस ना। सर। तो इसको भी आप जोड़ लीजिएगा साथ में, एब्जॉर्प्शन प्लस रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो उसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं, साथ में हम जो कलर डिफरेंशिएशन है वो हम कर पाते हैं, ठीक है। तो जैसे आप लोगों को पता है कि पृथ्वी पर सन से क्या आता है, आपका रेडिएशन आता है, ठीक है ना। और इस रेडिएशन के अंदर डिफरेंट वेव होती हैं, ठीक है। और ये जो वेव होती है ये आपकी लार्ज यूवी लाइट भी होती है इसके अंदर। लार्ज यूवी लाइट का मतलब है अराउंड 360 टू 400 के आसपास। और उसके बाद फिर विजुअल लाइट होती है, ठीक है ना। विजुअल लाइट अराउंड 400 टू 700 नैनोमीटर वेव लेंथ होती है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो बात करते हैं वो हम विजुअल लाइट के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम चीज़ों को देख पाते हैं, ठीक है। तो विजुअल लाइट के अंदर ही हम चीज़ों को देख पा रहे हैं यहाँ पर, जो हमारी आँख नॉर्मल डिटेक्ट कर रही है। और इसमें ये वाइट कलर की लाइट होती है, या फिर हम इसको ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, आप लोगों को पता होगा। और हम इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं, वी कैन स्प्लिट दिस सनलाइट, कर सकते हैं ना, विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म। आप लोगों ने किया भी होगा शायद फिजिक्स में, 10th+2 में। विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं लाइट को, और हमें डिफरेंट कलर की लाइट हमें दिखाई देती है, जिसमें बहुत सारे शेड्स कलर के हमें दिखाई देते हैं। बहुत सारे मतलब मेनली उसके अंदर 7 होंगे, लेकिन उन 7 के भी डिफरेंट शेड्स होंगे, ठीक है। जैसे येलो है फॉर एग्जांपल, तो येलो भी आपका लाइट येलो, डार्क येलो, ऑरेंज येलो जिस टाइप का होगा। इसी तरीके से रेड है तो उसमें भी डिफरेंट शेड्स आपको देखने को मिल सकते हैं। या फिर जैसे एक नेचुरल फिनोमेना होता है जिसमें आपका रेनबो बनता है, तो वो भी आपका लाइट ही स्प्लिट उसके अंदर भी होती है, जिसमें आपको डिफरेंट कलर्स आपको दिखाई देते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं, उनके अंदर एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी होती है। तो कुछ लाइट बीम को वो, यानी जो ये उसमें से कलेक्ट कर देते हैं, तो जो बची हुई होती है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में हमारी आंखों को पड़ती है, जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। और जो बैंड विड्थ उसने एब्जॉर्ब किया था, या जो वेवलेंथ उस ऑब्जेक्ट ने एब्जॉर्ब किया था, उसकी बेसिस पर हम उसका कलर हमें दिखाई देता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम चीज़ों देख पाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। जैसे रिफ्लेक्शन आपने पानी वानी के अंदर भी देखा होगा,
बहुत ही कॉमन है। या फिर जो मिरर हम देखते हैं, मिरर में जो हमारी इमेज बनती है, दिस इज आल्सो द रिजल्ट ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जब कोई लाइट बीम एंटर इनटू ए मीडियम, ठीक है, और वहाँ से वो रिफ्लेक्ट ना होकर वो क्या होती है उसमें से पास होती है, तो उसका जो पाथ लेंथ है उसमें डेविएशन आता है, या हम उसको कह सकते हैं द वेलोसिटी ऑफ द बीम हैज़ बीन अल्टर्ड व्हेन इट पास फ्रॉम ए मीडियम, ठीक है ना। उसकी वेलोसिटी अल्टर्ड होती है, इट मे बी फास्ट एंड और इट मे बी स्लो, ठीक है ना। वो ज़्यादा तेज भी हो सकती है और वो स्लो भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मीडियम इन विच द बीम हैज़ बीन पास्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से हो रहा है प्रिज्म में भी, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ये लाइट है और ये लाइट जब किसी प्रिज्म पर पड़ती है, दिस इज़ द इंटरफेस, ये जो ब्लैक कलर में आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द इंटरफेस फ्रॉम एयर टू दिस ग्लास, प्रिज्म ग्लास का बना हुआ होता है। और जब इसमें एंटर करी तो ये अपनी एक्चुअल जो उसका पाथ था उससे, या एक्चुअल जो इसकी डायरेक्शन थी उससे ये बैंड हुई, ठीक है ना। और क्यों हुई? बिकॉज इसकी जो वेलोसिटी है वो स्लो हुई, ठीक है ना। तो अगर इसमें कोई चेंज नहीं होना था तो इट शुड बी पास लाइक दिस, ठीक है ना। वो इस तरीके से ये पास हो जानी चाहिए थी, ठीक है ना, से ऐसे निकल जाना चाहिए, लेकिन इसमें डेविएशन हुआ। डेविएशन डेविएशन ऑन द पाथ, जिसको हम एंगल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये θ1 है और ये आपका θ2 है, और देर इज ए इमेजिनरी एक्सिस विच इज़ परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ठीक है ना। ये जो प्लेन है, दिस इज़ द प्लेन जिस पर बीम आपकी टकरा रही है, ठीक है ना। इस पर एक हम परपेंडिकुलर एक्सिस की कल्पना करते हैं, दिस इज़ द इमेजिनरी एक्सिस विच इज़ परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, और इस इमेजिनरी एक्सिस के किसी एंगल से कोई बीम आकर टकराती है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, द एंगल इज θ1, ठीक है ना। व्हेन इट एंटर इनटू दिस मीडियम इट स्लोअर, और इट मे बी फास्ट और इट मे बी स्लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये स्लो हो रही है जिसकी वजह से ये बैंड हो जा रही है, फास्ट होगी तो भी बैंड होगी और स्लो होगी तो भी ये बैंड, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका कि ये क्या हुआ, ये जो इमेजिनरी एक्सिस है अगर ये इसकी तरफ को हो रही है, ठीक है ना, आप देख रहे होंगे ये इसकी तरफ को हो रही है, तो अगर रिफ्रैक्टिव मीडियम आपका कैसा होगा, रिफ्रैक्टिव मीडियम अगर आपका ज़्यादा डेंस होगा तो ये क्या होगी, ये आपके जो इस इमेजिनरी एक्सिस हमने यहाँ पर मान के चल रहे हैं इसकी तरफ ये लाइट बैंड होगी, और फिर क्या हुआ आपका, ये इस तरीके से आया, और इस तरीके से आने के बाद में ये इमेजिनरी अगेन ये आपका θ4 इज द एक एंगल है, और यहाँ पर ये भी इमेजिनरी एक्सिस है, सॉरी ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही ये आपका प्रिज्म से पास होकर ये वापस से एयर के अंदर आ रही है, तो फिर से इसके अंदर डेविएशन हुआ है, और इस टाइम क्या हुआ है, ये फास्ट हुई है, ठीक है ना। इसकी जो वेलोसिटी है वो फास्ट हुई है, और यहाँ पे अगेन ये बैंड हुई है, बट ये क्या हुई है, ये अवे फ्रॉम एक्सिस हुई है, ठीक है ना। तो आप ये देख रहे हो कि ये आपका एक्सिस है, जहाँ से इसको जाना तो चाहिए था लगभग इस जो मैंने अभी रेड कलर से बनाया कुछ इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पर डेविएट हुई है लगभग इतना, ठीक है ना। और ये क्या है, ये अवे फ्रॉम एक्सिस है, अगर आप देख रहे होंगे तो दिस इज द अवे फ्रॉम एक्सिस। तो जब कोई लाइट बीम, व्हेन ए लाइट बीम हैज एंटर्ड इनटू ए डेंस मीडियम, तो क्या होगा, डेविएशन इन द पाथ ऑफ दिस बीम, वो कैसा होगा, इट विल क्लोज टू द एक्सिस, जो हमारा इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है। और जब ये आपका बाहर जाएगी, यानी फ्रॉम डेंस टू लेस डेंस मीडियम के अंदर जाएगी, तो पेंडिकुलर एक्सिस प्लेन के ऊपर बात, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके का फिनोमेना होता है। एक्चुअली ये समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि माइक्रोस्कोपी की जो रिजोल्यूशन होती है, ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि रिजोल्यूशन क्या चीज़ है। माइक्रोस्कोपिक के रिजोल्यूशन के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा, आपका कन्वर्जेंस होगा,
बीम्स का कन्वर्जेंस होगा, जितना कम होगा उतना ही डाइवर्जेंस होगी, बीम्स जो होंगी इतनी ही डाइवर्ट होंगी। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपका रिफ्रैक्टिव जैसे जैसे फॉर एग्जांपल ग्लास है, तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इट विल बी हायर देन द एयर, ठीक है, वो एयर से ज़्यादा होगा। इसलिए कोई बीम अगर आपकी ग्लास में जा रही है तो वो कन्वर्ज होगी, ठीक है ना, डाइवर्ट नहीं होगी। अगर मान लीजिए गिलास से बाहर जा रही है तो डाइवर्ट होगी, ठीक है, ठीक है ना। तो ये फिनोमेना हमारे बाद में काम आएगा जब हम माइक्रोस्कोपी की रेजोल्यूशन को समझेंगे, ठीक है। अभी मुझे बताइए इसमें कुछ आपको ये जो फिनोमेना हो रहा है बेसिकली यहाँ पर, जिसमें से लाइट का जो पाथ है वो डेविएट हो जा रहा है, ठीक है, चाहे वो लेस डेंस मीडियम से हाई डेंस मीडियम के अंदर जाए या फिर हाई डेंस मीडियम से लेस डेंस मीडियम के अंदर आए, ठीक है ना। इसको ये जो फिनोमेना है दिस इज द रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। तो डेविएशन इन द पाथ ऑफ लाइट बीम व्हेन इट एंटर्स इनटू ए मीडियम फ्रॉम अनदर मीडियम, ठीक है ना। सो द पाथ हैज बीन डेविएटेड सॉरी, एंड दिस फिनोमेना इज नॉट नॉन एज रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये समझ में आया आप लोगों को रिफ्रैक्शन क्या चीज़ होती है? सर इसमें सर एक डाउट है, ये जो हमारा थीटा 4 है वो सर छोटा होना चाहिए ना यहाँ पे? छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो डेविएशन हो रहा है, मैंने यही बताने की कोशिश किया, दिस इज द इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं? तो सर प्रिज्म का सर जो मीडियम एक बोलिए पहले, तो कोई एक बताइए। सर मैं कह रहा हूँ कि जो प्रिज्म का सर मीडियम वो हार्ड है, हाँ, जो मीडियम सर हार्ड है वो तो, और एयर का सर हार्ड वो नहीं बोलेंगे, इसको डेंस बोलेंगे। हाँ बताइए। डेंस, ठीक है सर। तो जो प्रिज्म का सर मीडियम है वो डेंस है और एयर का थोड़ा सा कम है, तो सर ये जो एंगल थीटा 4 होना चाहिए, ये जो सर हमारा एंगल नीचे आया है वो ऊपर की ओर जाना चाहिए ना वहाँ पे, क्योंकि जो थीटा 1 सर जो थीटा 1 एंगल एंटर हुआ है प्रिज्म में, तो वहाँ पे सर थोड़ा सा ये डाइवर्ट होता है। देखिए मैं बताता हूँ आपको क्या है, ठीक है ना। हम यहाँ से समझते हैं इसको, ठीक है ना। तो बीम यहाँ पर थीटा ये एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस, ठीक है ना, ये एक्सिस है यहाँ पर, ठीक है, ये एक्सिस है ना यहाँ पर, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा एक्सिस है और बीम आई इस तरीके से गिरी, ठीक है ना, इस पर, ये प्लेन है, दिस इज द प्लेन, ये प्लेन है यहाँ पर, ठीक है, और इस पर ये परपेंडिकुलर एक्सिस हमारा ये है, ठीक है। बीम इधर से आई यहाँ गिरी, ठीक है। यस थोड़ा गड़बड़ होता है, मैं बना नहीं पा रहा क्योंकि हैबिट खत्म हो गई, बहुत दिन से पढ़ा है नहीं है। देखो ये एक्सिस है, ठीक है ना, विच इज़ परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ये प्लेन है हमारा जो यहाँ इस प्रिज्म की आप जो एक ये देख रहे हैं, सरफेस देख रहे हैं, ठीक है। ये लाइट बीम आई जो येलो कलर से दिखाई दे रही है, तो एंगल कौन सा होगा यहाँ पर? ये एंगल होगा ना इस एक्सिस के। अगर हम इस एक्सिस से बात कर रहे हैं, हमें इस प्लेन से बात नहीं करनी है, समझ रहे हैं ना मेरी बात। एंगल तो ये भी हो सकता है, दिस इज आल्सो लुक्स लाइक ए एंगल, एंगल की तरह तो ये भी लग रहा है ना। यस सर। लेकिन हम एंगल कहाँ किसकी बात कर रहे हैं? एंगल टू दिस एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द दिस सरफेस ऑफ प्रिज्म, ठीक है ना, हम उस एंगल की बात कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर एंगल जो है आपका वो कौन सा है? ये एंगल है, ठीक है। ये समझ में आया आपको? सिमिलरली जब ये इस प्रिज्म के अंदर जाएगा तो ये वाला एंगल है, दिस वन एंगल, अगेन यहाँ पर एंगल ये वाला भी लग रहा है हमें, ठीक है ना। बट हम इस एंगल के बारे में बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एक्सिस, एंगल अलॉन्ग विद दिस एक्सिस, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका एंगल होगा वो कौन सा होगा? वो आपको ये वाला यस जो सर। हमने यहाँ पर बनाया है। और यहाँ पर हमने बताया कि जब कोई लाइट बीम किसी लाइटर या लेस डेंस मीडियम से हाई डेंस मीडियम के अंदर जाती है, इट डेविएट्स टुवर्ड्स द एंगल, टुवर्ड्स द एक्सिस, ठीक है ना। तो ये एक्सिस है। अगेन आपको याद रखना है कि ये जो डॉटेड लाइन बनी हुई है, दिस इज द एक्सिस, ठीक है। ये एक्सिस है, ना कि ये एक्सिस, ये एक्सिस नहीं है, ठीक है ना, ये एक्सिस नहीं है, सर वही ठीक मैं है। बता रहा हूँ सर कि हाँ जैसे अभी जो लाइट सर जो इंटर कर रही है वो प्रिज्म में हाँ आकर सर थोड़ा सा मतलब मुड़ जा रही है, हाँ। तो तो वही ये सब मुड़ रही है ना, देखिए ये मुड़ रही है ना यहाँ पर,
यस सर। जैसे ये प्रिज्म में जैसे एंटर किया तो ये मुड़ गई है, ठीक है ना, यस और ये इसलिए मुड़ी है क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस है, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर जो सब ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। जब ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के अंदर बीम एंटर करेगी, इट विल डेविएट टुवर्ड्स द एक्सिस। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक्सिस की तरफ डेविएट हुई है, देख रहे हैं यस ना ये। अब अगर मैं इसको अनडेविएटेड कहूँ तो ये जो होगी दिस विल बी अनडेविएटेड, है ना, जो मैं अभी यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर सीधी जाएगी तो ऐसे चली जाएगी निकल, है ना, लेकिन ये क्या हुई है, ये डेविएट हुई है, और डेविएट भी कैसे हुई है, टुवर्ड द एक्सिस हुई है, ठीक है। ये आया समझ में आपको, ये नहीं आया अभी? ठीक है, यहाँ तक सर क्लियर है मेरे? अच्छा ठीक है, अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगर यहाँ तक क्लियर है, एक्सक्यूज मी ठीक है सर। ना। हाँ बोलिए। सर एक छोटा सा डाउट। हाँ सर आपने बोला था अभी कि जब रिफ्लेक्शन होता है तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है, तो उसका कलर आपने बताया था कि रिफ्लेक्शन की वजह से, सॉरी एब्जॉर्प्शन की वजह से दिखाई देता है कलर। तो इसमें डाउट है, मैं ये सोच रहा था सर कि जो ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है वो रिफ्लेक्शन की वजह से दिख रहा है, तो जो लाइट रे जिस कलर की रिफ्लेक्ट होके आएगी तो वही कलर हमें दिखाई देगा ना ऑब्जेक्ट का। तो मैंने क्या बताया और आपको, और देखिए एब्जॉर्प्शन। जब जब तक एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, मान लीजिए पूरी की पूरी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरी, ठीक है, जैसे मैं जो समझ पा रहा हूँ, आप किस तरह से समझ पा रहा हूँ कि कोई लाइट आई, सनलाइट आई, ठीक है, वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरी, है ना, और वहाँ से वो रिफ्लेक्ट हुई और आपकी आंखों के अंदर आ गई, है ना, तो आपको चीज़ें दिखाई पड़ रही है कि ये क्या रखा हुआ है, आप उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, और उसका कलर भी इसी तरीके से दिख रहा है, आप ऐसे कह रहे हो। यस सर। ये आपका मानना ये है ना कि जो लाइट बीम है वो किसी चीज़ पे गिरेगी और वहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और आँखों में जाएगी, जिसकी वजह से हम उसको देख भी पाएंगे, प्लस हम उसको आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे, कलर डिफ्रेंशिएट भी हम कर यस पाएंगे, सर। ऐसे बोलो ना आप। मैं बोल लूँ। बताइए बताइए। जैसे सर कोई भी रेड कलर का ऑब्जेक्ट है, तो हाँ अब तक मैं तो ये मानता था कि जैसे वाइट लाइट अगर उसके ऊपर गिरेगी तो हाँ 7 कलर्स में बाकी सारे कलर्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे उस ऑब्जेक्ट में, और सिर्फ हाँ रेड कलर की लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आएगी, हाँ इसलिए उसका कलर रेड दिखता है। मुझे हाँ। ऐसा लग रहा था। तो मैं भी तो आपको ये बता रहा हूँ ना कि दोनों फिनोमेना होते हैं, दोनों फिनोमेना होते हैं, एब्जॉर्प्शन भी होता है। पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को मैंने तो लाल या किसी चीज़ का एग्जांपल दिया नहीं था, मैंने आपको बताया था कि कलर क्रोमोफोर्स होते हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसे नॉट क्रोमोफोर्स, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हर किसी मटेरियल के अंदर मिलेंगे जो किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। वो लाइट रेड रीजन की हो सकती है, ब्लू रीजन की हो सकती है, या किसी दूसरे रीजन की हो सकती है, या आधी आधी हो सकती है, पूरा का पूरा जो ये है आपका विप्योर है, ठीक है ना, किसी वो एब्जॉर्ब करेगी किसी लाइट को, बाकी को रिफ्लेक्ट करेगी। तो जो चीज़ों को आप कलर आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हो उस एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे कर पाओगे, क्योंकि वो किसी लाइट को एब्जॉर्ब करेगी और जो बचा हुआ है वो रिफ्लेक्शन आंखों में आएगा, तो आप उस चीज़ को देख भी पाओगे। तो मैंने तो आपको कलर का एग्जांपल दे के नहीं बताया था ना, मैंने सिर्फ आपको एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन बताया, है ना। सर ये एब्जॉर्प्शन में ही कंफ्यूजन हो गया था बस। तो वो तब तक अगर देखिए आप कह रहे हो कि जो जो रेड, जैसा आपका ये एग्जांपल हम लेते हैं, तो जो रेड लाइट, आप जो रेड लाइट वाला जो वेवलेंथ वाला पोर्शन है, ठीक है ना, कभी आप अगर आप स्पेक्ट्रम देखोगे विप्योर बना के देखोगे तो उसमें रेड लाइट का भी एक रेंज ऑफ वेवलेंथ होगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो वेवलेंथ के अलावा जो वेवलेंथ होगी या जो लाइट होगी वो सारी की सारी एब्जॉर्ब होगी अकॉर्डिंग टू यू, होगी ना। यस सर। तो एब्जॉर्प्शन तो हो रहा है ना वहाँ पर भी, मैं तो बस ये बता रहा था ना आपको कि हाँ जी सर। एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन दोनों फिनोमेना होते हैं जिससे हम चीज़ों को देख भी पाए, आइडेंटिफाई भी कर पाए, कलर यस सर, डिफरेंशिएशन थैंक यू। भी, थैंक यू सर। है ना। चलिए, और हाँ, तो यहाँ तक आपको आया, थीटा 2 तक समझ में आया भी जो भी ऑन है, यस ठीक है। सर। अब हम जब नेक्स्ट हम जा रहे हैं तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दिस बीम, ये जो डायरेक्शन है, अब हम इसको भूल जाइए, ये वाला भूलिए आप, अब हम बात करें इसकी, ठीक है ना। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दिस बीम, और अगेन दिस इज द एक्सिस, ठीक है ना, ये एक्सिस है ये,
और इस पर आपने क्या करा, इस पर आपने ये, सॉरी दिस इज द प्लेन, और इस प्लेन पर आपने ये एक एक्सिस डाला विच इज अगेन परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। अब आप मुझे बताइए कि जब ये बीम यहाँ पर पड़ेगी तो एंगल कौन सा होगा, ये एंगल तो नहीं होगा। हम जो एंगल की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अलॉन्ग विद दिस एक्सिस, ठीक है ना, हम इस प्लेन के साथ तो बात कर ही नहीं रहे। तो हमारा एंगल कौन सा होगा, वो हमारा एंगल होगा ये वाला, θ3 जो होगा वो ये एंगल होगा, जैसे सेम यहाँ पर हो रहा था, यस सर। ठीक है ना। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, यहाँ पर ये बीम की डायरेक्शन ये है, ये एक्सिस है, ये हमारा एंगल है। फिर यहाँ पर जब आप इस बीम को बनाएंगे, इस प्लेन पर इस एक्सिस को बनाएंगे, तो एंगल आपका ये होगा, क्योंकि ये नहीं होगा, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर तो प्लेन नहीं, यहाँ पर तो एक्सिस नहीं है आपका, यहाँ पर तो प्लेन है, एक्सिस आपका ये वाला है, ठीक है, जो परपेंडिकुलर है टू दिस प्लेन, है ना, ठीक है ना, ये तो आप समझ रहे होंगे। अब जब ये यहाँ, ये हमारा एक्सिस तो यही रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि जो बीम, जब इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट बीम, ये जो है आपकी ये इंसिडेंट बीम है, और ये आपकी ट्रांसमिटेड बीम है। तो ये जो ट्रांसमिटेड बीम है जब यहाँ से ये पास होकर निकले, तो ऐसा तो नहीं है कि इसका एक्सिस बदल जाएगा, एक्सिस तो आपका वही रहेगा जो आपने पहले बनाया है, ठीक है ना। सर वो यहीं पे थोड़ा कंफ्यूजन है सर कि जब वो प्रिज्म से आउट होगी तो वो मतलब जो आप नीचे के लिए, नीचे जो येलो कलर का एरो है वो सर ऊपर की ओर जाना चाहिए। ऊपर कहाँ की तरफ, ऐसे जाना चाहिए, ये ऐसे जाना चाहिए क्या? यस सर, थोड़ा सा एंगल छोटा होना चाहिए वहाँ पे, नहीं, ऐसे क्यों जाएगा? क्योंकि सर हाँ, जैसे अभी डेंस मीडियम से अगर वो कोई किसी लो मीडियम में जाती है तो वो सर उसका एंगल मतलब चेंज हो जाना चाहिए। तो चेंज होता है ना, तो वही तो हम भी बता रहे हैं आपको कि वो एंगल चेंज होता है, ठीक है ना, एंगल चेंज होगा, और इट विल अवे फ्रॉम द एक्सिस, ठीक है ना। आपको एक्सिस तो इमेजिन करना पड़ेगा ना, तभी तो होगा, समझ रहे ना मेरी बात। यस सर। जैसे जैसे आप बोल रहे हो, आप ऐसे बोल रहे हो, ठीक है ना, तो एक्सिस कहाँ है यहाँ पर? हम जो बात करते हैं एंगल्स की, हम जो बात कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, जो डेविएशन की बात कर रहे हैं, डेविएशन इज इन टर्म्स ऑफ एंगल, ठीक है ना, कि वो एंगल क्या बनना है, और एंगल जो होता है वो इन टर्म्स ऑफ विद दिस एक्सिस, जो हमारा एक्सिस हम बना रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप यू मे बी कंफ्यूज बिकॉज यहाँ पर एक सिंगल बीम को लेकर हम चल रहे हैं, अगर बहुत सारी लाइट बीम इसमें पड़ेंगी तो आपको ये बहुत अलग अलग, आपको यहाँ पर ये प्लेन, क्योंकि प्लेन भी चेंज होता चला जाएगा जैसे जैसे आप आगे पीछे बढ़ोगे, ठीक है ना, और एक्सिस भी वहाँ पर आपको अलग अलग मिलेंगे, तो ऐसे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर हम एक इसके बारे में, एक बीम को लेकर हम चल रहे हैं, इसलिए आप ऐसा सोच लो कि ये ऊपर क्यों नहीं जा रही, ठीक है ना, ये जाएगी तो इस एक्सिस के साथ ही जाएगी ना, समझ रहे हैं ना आप, इस ये जो एक्सिस हमने बनाया है इस एक्सिस के ही जाएगी ना ये, ठीक है। तो जब यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा इस एंगल तक, और ये θ4 जो है ये भी इस एक्सिस के साथ में ही है। अगर आप यहाँ पर हम इसको ऐसे निकाल दें तो मुझे ये बताइए कि एक्सिस कहाँ होगा। एक्सिस ये है, मान लीजिए अगर ये भी, अगर हम ये भी कह रहे हैं तो ये उल्टा हो जाएगा असल में, ठीक है ना। तो इस तरीके का डेविएशन तो नहीं होगा, डेविएशन इसी तरीके का होगा विच इज़ अवे फ्रॉम द एक्सिस, ठीक है ना। और अगर हम इस तरीके के, अगर हम डेविएशन इस तरीके का दिखा रहे हैं जैसे ये आप मान के चल रहे हो, तो इसमें भी क्या होगा आपका, ये रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है ना। जैसे हमारा ये होगा आपका क्लोज टू द एक्सिस, ठीक है, ये क्लोज टू द एक्सिस होगा। जबकि होता क्या है कि जब कोई डेंस मीडियम से लाइट मीडियम के अंदर रे ये करती है, एंटर करती है, तो डेविएशन विल बी अवे फ्रॉम द एक्सिस, ठीक है ना, क्योंकि लाइट है, ठीक है ना, तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी और साथ में ये अवे फ्रॉम जाएगा, ठीक है ना। जैसे जैसे आप यहाँ पे एंगल भी देख के समझ पा रहे होंगे कि ये एंगल काफ़ी बड़ा है अगर हम इसको θ3 से कंपेयर करें, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको याद में रखनी है। डेंस मीडियम से ज़्यादा डेंस मीडियम के अंदर एंटर करती है तो डेविएशन होता है, ठीक है, डायरेक्शन के अंदर, एंड इट इल क्लोज टू द एक्सिस, ठीक है। और जब एक हाई डेंस मीडियम से जब लेस डेंस मीडियम के अंदर बीम एंटर करती है, देन अगेन डेविएशन होता है विच इज़ अवे फ्रॉम द एक्सिस, ठीक है ना, वो एक्सिस से दूर होगा, ठीक है। और it depends on the refractive index. This phenomena is known as refraction, and this
deviation is depend on the refractive index of the medium, which is usually high for the dense medium and less for the लेस डेंस मीडियम, ठीक है ना, या ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है। तो ये जो चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो रिफ्रैक्शन की आप प्रॉपर्टी देख रहे हो, आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो डायरेक्शन है बीम का वो चेंज हो गया, ठीक है ना, और चेंज हो गई ये बीम आपकी जो सीधी जा सकती थी वो आपकी अब एक इस तरीके से मुड़ गई है, ठीक है ना। तो अगर लेंसेज बेसिकली क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक बनाया है, ये एक लेंस बनाया है, तो लेंसेज यहाँ पर क्या करते हैं कि लेंसेज के अलग अलग फ्रैक्शंस एक्ट एज ए प्रिज्म, ठीक है ना, द डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ द लेंस हैज एक्ट एज ए प्रिज्म, और वहाँ पर ये डेविएशन होता है जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जिसकी वजह से जो बीम्स आती हैं, जो पैरेलल बीम्स आती हैं, दे आर फोकस्ड एट ए पॉइंट, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है, जिसको हम फोकल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो लेंस ने क्या काम किया कि ये जो बीम्स थी इनको एक फोकल पॉइंट पर जाकर फोकस कर दिया, एक पॉइंट पर जाकर, ठीक है ना, और जहाँ पर इमेज बनती है, जहाँ पर बेसिकली यहाँ पर एक इमेज बनेगी, इसको हम बाद में भी हम इसको मैग्नीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अनदर लेंस, लेकिन हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो डाइवर्ट या फिर जो डाइवर्ट बीम्स थी वो विद द हेल्प ऑफ दिस लेंसेज वो एक फोकल पॉइंट पर आकर फोकस हो गई। जैसे मैंने आपको इनिशियली आँख का एक एग्जांपल बताया था, और उसमें मैंने बताने की कोशिश करी थी कि जो बीम्स हैं, जो लाइट जो आ रही है, ठीक है ना, बेसिकली लाइट ही आ रही है जिसकी वजह से हम जो हमारी आंखों पर पड़ती है, इधर रिफ्लेक्शन या जैसे भी आ रही है, फिर हम उसी के बेसिस पर चीज़ों को देख पाते हैं या इमेजिन कर पाते हैं क्या है उसका शेप, किस तरीके का है, साइज कितना है, ये सारी चीज़ें हमारा दिमाग कैलकुलेट करता है, लेकिन वो किससे करता है, हमारी आँख के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो हमारी आँख की भी एक फोकस पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये जो लेंस है, ये लेंस जो जैसे मैंने आपको बताया था कि 10 इंचेस के आसपास अगर आप चीज़ को रखते हैं तो हमारी आँख वहाँ पर फेल हो जाती है उसको फोकस करने के लिए। तो अगर आप यहाँ पर कोई लेंस यूज़ कर लें इन बिटवीन दीज टू थिंग्स, आई एंड योर ऑब्जेक्ट, अगर आप कोई लेंस यूज़ कर लें तो मे बी उसकी इमेज आपको दिख जाए, ठीक है ना। क्यों दिख जाए, क्योंकि जो लेंस है वो लेंस क्या कर पा रहा है, उसको जो भी बीम्स है उसको एक पॉइंट पर फोकस कर पा रहा है जहाँ पर एक इमेज बनेगी जिसको आप देख पाते हो, ठीक है ना। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप्स के अंदर हम लेंसेज यूज़ करते हैं विच आर जनरली, हमारा जो होता है, ये किस टाइप का लेंस है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कॉनकेव, कॉनकेव लेंस, ठीक है ना। तो यूजुअली हम कॉनकेव कॉन्वेक्स, ये है कॉनकेव, कॉनकेव केव मतलब कुछ इस टाइप का जिसमें ऐसा हो, है ना। कॉन्वेक्स है सर ये? हाँ, ये कैसा, ये वाला ये कॉनकेव है, और दिस ये वन इज द, कॉनकेव है। ये कॉनकेव है एंड दिस वन इज द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। तो केव आप मान लीजिए जिसमें केव जैसा कुछ बना हो वो केव हो गया कॉनकेव, और ये जिसमें ऊपर उठा हुआ होता है जिस बीच में से वो कॉन्वेक्स लेंस। तो यूजुअली इन माइक्रोस्कोप हम हमारे कॉन्वेक्स लेंसेज यूज होते हैं आइदर, और इट मे बी कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। कुछ कॉम्बिनेटरियल लेंसेज भी यूज होते हैं जिसमें एक जो होगा, एक जो आपका सरफेस होगी वो कॉन्वेक्स होगी और दूसरी कई बार फ्लैट हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशंस ऑफ लेंस भी यूज़ किए जाते हैं इस तरीके का। जैसे मान लीजिए एक लेंस ये है आपका, ठीक है, ये एक साइड से कॉनकेव है और एक साइड से फ्लैट है, और ये आपका एक लेंस दूसरा हो गया जो आपका ये कॉन्वेक्स है, ठीक है ना। तो माइक्रोस्कोप के अंदर ये लेंसेज यूज़ किए जाते हैं इन कॉम्बिनेशंस, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में हम यूज़ करते हैं जिससे हम इमेज बना पाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इतना रहने देते हैं आज के लिए, इसमें हम आगे देखेंगे कि और क्या क्या इसके बेसिक्स हैं माइक्रोस्कोपी के, जो हमें थोड़ा ध्यान में रखने होते हैं, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, ठीक है, और इसके बेसिस पर हम माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशंस को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। उसकी रिजोल्यूशन क्या होगी। अच्छा, मुझे आप बताइए कि मैग्नीफिकेशन और रिजोल्यूशन में क्या डिफरेंस है, जो मैंने बीच में स्टार्ट एक पॉइंट बोला था आप लोगों को बीच में।
what is the difference between magnification and resolution? Hello? Magnification provides enlargement and resolution provides clarity of image. हाँ, ये इन्होंने बिल्कुल सही बताया कि मैग्निफिकेशन, जब हम माइक्रोस्कोपी की बात करते हैं, देन आवर एम इज़ नॉट ओनली द मैग्निफिकेशन, ठीक है ना, हमें उसके साथ में रिजोल्यूशन को भी जोड़ के रखना है, ठीक है। यानी चीज़ को बहुत बड़ा कर देना इज़ नॉट आवर ऑब्जेक्ट। हमारा ऑब्जेक्ट है वो उसका क्लैरिटी कितनी है, तभी हम उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, ठीक है ना। मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ी इमेज है जो ब्लर है, जिसमें आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो ऐसी इमेज का आपको कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जैसे हम करते हैं ना, हमारे पास कोई पिक्चर है, कोई भी है, हमने क्या कर दिया, उसको जूम कर दिया, ठीक है ना। तो जूम करने से क्या हुआ, वो हमें बड़ा दिखाई देने लगा, लेकिन जैसे आप उसको जूम करेंगे तो उसकी जो क्वालिटी है वो खराब होती चली जाती है। दैट इज़ द रिजोल्यूशन। तो हमें क्या करना है, हमें मैग्नीफाई भी करना है, ठीक है, और साथ में हमें उसकी जो रिजोल्यूशन है, यानी जो उसकी पिक्चर क्वालिटी है या इमेज क्वालिटी जो है, वो भी हमें वहाँ पर मेंटेन करनी है। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जो भी हमारा डिस्कशन था, वो बेसिकली इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि विद द हेल्प ऑफ दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वी कैन मेंटेन द रिजोल्यूशन ऑफ द इमेज, ठीक है ना, हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। इसके साथ और दूसरे भी कंपोनेंट होते हैं, खाली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से काम नहीं चलेगा, इसके अलावा कुछ और दूसरी भी चीज़ें होती हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी इतना रहने देते हैं, अगर किसी को कुछ पूछना है तो मुझे बताइए। सर टेस्ट टाइमिंग क्या है? मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। टेस्ट देखते हैं, लंच से पहले मेरी कोशिश रहेगी, ठीक है ना। तो इस बार आप ध्यान रखिएगा भाई, क्योंकि पिछली बार कुछ एक तो बच्चों के मैसेज आए बाद में कि उनका सबमिट नहीं हो, सब वो उनको लगा कि सबमिट हो गया, लेकिन उनका सबमिट नहीं हुआ, ठीक है ना। और मेरे पास जो ये आते हैं आप लोगों का, जब आप सबमिट करते हो तो मेरे पास टाइमिंग भी आता है, ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। कभी आप बोले नहीं हमने इतने बजे किया था, इतने बजे किया था, तो टाइमिंग भी आता है। और ऐसा कोई मैनुअल सिस्टम नहीं है कि वो कुछ गड़बड़ हो सकता है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसलिए गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ही ना के बराबर है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको जो भी टाइम दिया जाए, आपको विद इन टाइम आपको सबमिट करना है, ठीक है। और अ, सभी को अटेम्प्ट भी करना है, जिन्होंने पहले छोड़ दिया है उनको भी, जिन भी बच्चों ने छोड़ा है, अगर वो सुन रहे हो तो प्लीज़ अटेम्प्ट द नेक्स्ट टेस्ट, क्योंकि अभी आपके पास दो दो मिनिमम टेस्ट तो मैं लूँगा ही लूँगा, और 3 भी ले सकता हूँ, ठीक है। थर्ड वन जो होगा डिपेंड्स ऑन टाइम, टाइम कितना है, ठीक है ना, तो उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन 2 तो मैं लूँगा ही। तो आप कोशिश करिए कि ये जो नेक्स्ट जो आपके दो टेस्ट हैं उसमें आप अच्छे से अच्छे परफॉर्म करें। आपको पैटर्न भी समझ में आ गया, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा थोड़ा, ठीक है। तो ठीक है तब, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।